अपना नया चलिए दोस्तों, अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कंट्रोल सिस्टम्स में जितना जो हमारा एट लास्ट ट्रांसमिटेंस मिलता है या गेन मिलता है, ट्रांसफर फंक्शन मिलता है, उसको हम कुछ मॉडल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जिनको हम मैथमेटिकल मॉडल के कहते हैं, उनके तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, दूसरा आता है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, और तीसरा आता है स्टेट स्पेस मॉडल। ठीक है। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग में ये हमारे तीनों मेथड्स हो गए। अब हम सबसे पहले मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। अगर आपको कुछ इसमें नोट करना होगा तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल के बारे में। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल के बारे में हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, ये हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिया गया है। अगर ये सर्किट ऐसे ही है कि देख देख ही सकते हैं कि ये चीज़ है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज होगा आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, प्लस ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, जो कि यहाँ पे आउटपुट का काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वी आई इज इक्वल टू आर आई प्लस एल, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इसको एल डी आई बाई डी टी होगा, प्लस उसके बाद वी नॉट। ठीक है। तो वी नॉट जा की क्या है कि अक्रॉस द कैपेसिटर हमारा जो वोल्टेज होता है वही है। तो यहाँ पे देखिए वी इनपुट इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू होता है क्यू, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। और जहाँ पे क्यू बराबर सी बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। मीन्स अगर डी सी वी अपॉन डी टी करेंगे, जहाँ पे सी का जहाँ पे सी हमारा कांस्टेंट रहेगा तो सी निकल आएगा बाहर, उसके बाद सी डी वी अपॉन डी टी, आई इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो हमने आई की जगह पे ये रख दिया है। और आर सी डी वी नॉट अपॉन डी टी, आई एल सी डी टू वी नॉट अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया इन द सेम वे। उसके बाद प्लस वी नॉट। देखिए यहाँ पे ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि देखिए हमें आउटपुट और इनपुट में रिलेशन चाहिए रहता है। जो मॉडल्स होते हैं हमारे इनपुट और आउटपुट के रिलेशन पे वर्क करते हैं। इसीलिए एट लास्ट जो हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पे, उसको हम वी नॉट में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर हमने यहाँ पे वी नॉट में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस प्रकार है, डी टू वी नॉट अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल दिस इन दिस वे। ओके, इज इक्वल टू दिस आया। देखिए हमारा वी नॉट, और यहाँ पे हर जगह वी नॉट है, जहाँ पे आर एल और सी कांस्टेंट हो गए, और यहाँ पे वी इनपुट। देखिए वी नॉट और वी इनपुट में एक हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास मॉडल हो गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल हो गया। अब हम दूसरी बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के बारे में। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल हम लोगों ने पढ़ा ये है कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है वो वाई एस अपॉन एक्सेस होता है, मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट। ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए देखिए, जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम लोग उसका लाप्लास लेंगे तो nth टाइम्स, जैसे कि जितनी बार डिफरेंशियल होता है उसी का एस की पावर एन हो जाता है। अगर nth डिफरेंशियल है तो ये एस की पावर एन हो जाएगा। ठीक है। अगर यही चीज़ एल, अगर हम इंडक्टेंस से पढ़ते थे तो वहाँ पे एक टर्म आता है, जैसे एक टर्म आता है प्लस आई जीरो प्लस, तो वहाँ पे आई जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो तब रहता है जब हमारा सर्किट मान लीजिए तुरंत स्टार्ट होता है और सर्किट में एक इंडक्टर लगा होगा। तो वहाँ पे हमारा जो आई जीरो प्लस मीन्स की स्टार्टिंग करंट रहेगी इंडक्टर के थ्रू, वो जीरो रहती है। तो वो चीज़ वहाँ काम आती है, जो हम लोगों ने शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जो हमने देखा था। चलिए यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कमिंग टू द पॉइंट। जितनी बार डिफरेंशियल रहेगा उतनी इसकी पावर एन हो जाएगी। तो यहाँ पे टू टाइम्स डिफरेंशियल एस स्क्वायर हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए ये हो गया एस वी एस, हो गया एस वी एस वी नॉट एस। ठीक है। और यहाँ पे वी नॉट एस उसका हो गया, ये भी सही इन द सेम वे। अब देखिए वी नॉट अपॉन वी आउटपुट जो भी आया, ये हमारा एस के टर्म में आ रहा है। ठीक है। मीन्स हमने लाप्लास लेने के बाद इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया है। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है। चलिए एस को ही फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं। लाप्लास जो हम लोग लेते हैं तो ये पूरा का पूरा काम हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता रहता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो स्टेट स्पेस मॉडल था उसके बारे में हम आगे कुछ मिनट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे देखिए, अब मैकेनिकल सिस्टम्स हमारे जो होते हैं, जिसमें दो प्रकार आते हैं। एक ट्रांसलेशनल होता है, एक रोटेशनल होता है। ट्रांसलेशन मीन्स होता है कि उसको हम स्ट्रेट लाइन में, कोई अगर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में होता रहता है तो वो ट्रांसलेशन होगा। ठीक है। ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम होगा। और जो सिस्टम्स हमारे रोटेशन पे काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स।
अब देखिए, इसमें जो मॉडलिंग होती है वो दो जैसे कि इनमें हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, इसमें क्या होता है, मास होता है, एक स्प्रिंग होता है, डैश पॉट या डैश डैम्पर होता है। तो हम लोग इन तीनों के बारे में सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि मास, स्प्रिंग और डैश पॉट में क्या वर्क होता है यहाँ पर, मतलब इस मॉडलिंग में क्या काम आता है इन तीनों का। ठीक है, इसका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि मास, स्प्रिंग और डेड स्पॉट जो होते हैं वो हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मैकेनिकल सिस्टम्स के। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला मास आता है। अगर किसी मास पे हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। मास और फोर्स में रिलेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम ए का मतलब एक्सेलरेशन, इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। चलिए ये तो बेसिक चीज़ हो गई, एफ इज इक्वल टू एम ए से आ गई। ठीक है, हम लोग ये चीज़ जान गए हैं। तो देखिए, हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है कि देखिए, जो जैसे देखिए, हमने फ़ोर्स एम लगाया है, तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास एक अपोज़िंग फ़ोर्स होता है, जो कि एफएम यहाँ पे डिनोट किया गया है, और ये कितना होगा कि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो हमारा जो हमारा अपोजिंग फोर्स होता है वो यहाँ पे एक्सेलरेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये मैग्नीट्यूड में एट लास्ट इसके बराबर होता है, जो हमारा अप्लाइड फोर्स होता है इसके बराबर। सो जो हमारा जनरल जो समझने चीज़ है ये है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये जो एफ है यहाँ पे, एफ जो है हमारा अप्लाइड फोर्स है, एफ एम जो है अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, ये डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे स्प्रिंग की बात आती है, तो जब हम देखिए, ये हमारा क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों ने देखा ही होगा कि अब स्प्रिंग में बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब भी हम लोग एफ फोर्स लगाएंगे तो उसका क्या होगा कि जो ये फोर्स लगाते हैं वो इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अगर मान लीजिए हम लोग एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको, तो उतना कितना फोर्स ये होगा, वो होगा के एक्स के बराबर। मीन्स कि देखिए, जो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इसको के बढ़ाया है, तो इसका जो अपोजिंग फोर्स होगा वो एफ इज इक्वल टू के एक्स होगा, एफ के इज इक्वल टू के एक्स होगा, और मैग्नीट्यूड में ये किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो यही चीज़, सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी मास हुआ, स्प्रिंग हुआ, अब हम लोग बात करेंगे डैशपॉट के बारे में। अब देखिए, डैशपॉट में क्या होता है कि डैशपॉट में यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। यहाँ पे फ्रिक्शन, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इसको एक्स जो है, अगर इसको हमने एक्स मूव कराया है, तो जो यहाँ पे अपोजिंग फोर्स होता है ये इसकी वेलोसिटी के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फॉरवर्ड बैक में अपोजिंग फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है उसको बी बोलते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ डैश पॉट को रिप्रेजेंट करने वाला ये फ्रिक्शनल, इसका कोफिशिएंट, इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। ठीक है, ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। आगे जो इसका मैग्नीट्यूड, जो हमने अप्लाइड फोर्स किया है, वो अपोजिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो बी वी हो जाएगा, और जहाँ पे बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें हो गई कि मास, स्प्रिंग और डैशपॉट के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अगर देखते हैं, अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ट्रांसलेशन की बात की थी, अब हम लोग रोटेशनल के बारे में बात करेंगे। देखिए, जहाँ पे फोर्स होता है, अब यहाँ पे रोटेशनल में हम लोग टॉर्क देखते हैं। जहाँ पे वेलोसिटी होती है वहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, ओमेगा देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। अब जहाँ पे मास होता है वहाँ पे हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने लगते हैं। जैसे ट्रांसलेशनल में क्या होता है, मासेस स्टोर्स काइनेटिक एनर्जी, तो सिमिलरली इन रोटेशनल दिस आल्सो स्टोर काइनेटिक एनर्जी। इनमें भी सेम तरह की जो है काइनेटिक एनर्जी भी ही स्टोर होती है। ठीक है, अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे देखिए, जहाँ पे एम रहता है वहाँ पे हम लोग जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ पे वी होता है वहाँ ओमेगा कर देते हैं। जनरली सारे केसेस में होता है, एफ की जगह पे टी टॉर्क हो जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलरली टू द मास इन दैट ट्रांसलेशन वन। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हम लोग कोई एक रोटेशनल सिस्टम है, इसको हम लोग थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो है इसका जो एक्सेलरेशन मीन्स होगा ना, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जैसे मान लीजिए इसको हमने क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया है, तो एंटी क्लॉकवाइज में एक अपोजिंग फोर्स बन रहा होगा, जो कि टाउ जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो गया। टाउ जे इज इक्वल टू जे अल्फा। जैसे यहाँ पे एम ए, तो एम की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा, ए की जगह पे अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो सेम इन द सेम वे ऐसा ही हो गया। अब उसके बाद जो टाउ हमने लगाया है, ये मैग्नीट्यूड में अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग टॉर्क के बराबर होगा, जे डू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ये चीज़ें हो गई। देखिए, ये भी सेम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है।
और आप लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे अगर हम केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आगे बात करते हैं टॉर्सनल स्प्रिंग के बारे में। जैसे जैसे देखिए वहाँ पे क्या था कि एक हमारा ट्रांसलेशनल स्प्रिंग था। ठीक है, स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेट लाइन में उसको हम फोर्स लगा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग थीटा से इसको रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक अपोजिंग टॉर्क डेवलप होगा जो कि थीटा एंगल के इसके एंगल में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, के आ गया। के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये मैग्नीट्यूड में हमारे अप्लाइड टॉर्क के बराबर होगा, टी के इज इक्वल टू के थीटा हो गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग टॉर्सनल स्प्रिंग के बारे में बात जान गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो एक्सेलरेशन के, जैसे एफ इज एम में था एक्सेलरेशन के, तो वो क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये क्या कहते हैं, टॉर्सनल स्प्रिंग है, ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे वहाँ पे एफ इज इक्वल टू के एक्स था, एक्स का मीन्स डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ये थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डैशपॉट है, तो डैशपॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेला, जैसे वहाँ वेलोसिटी थी यहाँ ओमेगा हो गया। तो वैसे ही इन द सेम वे अब टार्क हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टार्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया आपका रोटेशनल फ्रिक्शन कांस्टेंट, फ्रिक्शन कांस्टेंट ये भी रोटेशनल होगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये भी ओमेगा हो गया। देखिए हर चीज़ इन द सेम वे चल रही है। ठीक है, चलिए ये हो गई बेसिक चीज़ें जो जो बेसिक आना ही चाहिए। ठीक है, कि डैशपॉट में क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, उसके बाद हमारा स्प्रिंग में कितनी वैल्यू होती है, उसका मास या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें हमको मतलब ऐसे जनरली याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए देखिए अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल सिस्टम की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टेट स्टेट स्पेस मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया था, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए हमारे पास सेम चीज़ें हैं। अब सबसे पहला देखिए, ये रहा हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम है। ये क्या है, मैकेनिकल सिस्टम है। ठीक है, अब मैकेनिकल सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिकल मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये चीज़ बात आती है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये एम को हम एम में देंगे, एम इंटू ए, इसमें एक फोर्स लगेगा जो किसके बराबर होगा, के एक्स के, ये बी वी के बराबर होगा। तो एफ इज इक्वल टू इन तीनों का सम हो जाएगा। ये हमारा जो पहला जो इक्वेशन बन रहा है ये चीज़ है कि हमारा नेट फोर्स क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको अगर यहाँ से एक्स मूवमेंट करा रहे हैं ना, यहाँ से एक्स मूवमेंट करा रहे हैं, तो जिसका जो अपोजिंग फोर्स होगा ना, ये इसको स्प्रिंग इसको ऊपर ले जाना चाहेगी, इसको डैश पार्ट इसको ऊपर ले जाना चाहेगा, और एम जो अपनी इनिशियल पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर गया है वो भी अपने इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहेगा। तो ये तीनों क्या हो गए, फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, उतना ही फोर्स हमें नेट लगाना पड़ेगा एक्स को डिस्प्लेस कराने के लिए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए अब एम, इसको देखिए एक्स के मतलब सेम यूनिट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सेम बेसिक यूनिट में एक्स में डिस्प्लेसमेंट में इसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं, एम ए वी वी के एक्स। चलिए अब हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, ये तो मैकेनिकल मॉडल हो गया। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल मॉडल में, तो कैसे करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। देखिए ये कैसे है कि V इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, और ये आपका इंटीग्रल आई डी टी अपॉन सी। इंटीग्रल आई डी टी कहने का क्या मतलब होता है, Q अपॉन सी। जैसे यहाँ पे Q इज इसका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू Q अपॉन सी, और Q इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी होता है, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन सी हो गया। ये एक बेसिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम लोग उससे एनालॉगी मिलाना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये डबल डिफरेंशियल है, तो इसको इस इक्वेशन को भी हमें डबल डिफरेंशियल में लाना होगा। तो क्या करते हैं, अगर हम लोग आई आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लेंगे, तो क्या होगा, आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस एल दिस। अब देखिए यहाँ पे ये भी इन द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन एनालॉजी बन रही है ना, कि वहाँ पे डबल डिफरेंशियल, यहाँ पे सिंगल डिफरेंशियल, और ये एक हमारा कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में। अब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये ओवरऑल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे वो मैकेनिकल सिस्टम का मॉडल और ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो क्या कर देते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो आगे हमारा जो भी
मैकेनिकल मॉडल को अगर हमें इलेक्ट्रिकल मॉडल में कन्वर्ट करना होगा तो इन द सेम एनालॉजी लगा देंगे कि जो जो हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट आ रहा होगा, जो टर्म जिस जिस चीज़ का इक्विवेलेंट होगा, आगे अगर कभी भी हमारे पास कोई मैकेनिकल मॉडल होगा तो उसकी जगह पे हम वो वैल्यू बैठा देंगे। जैसे देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को जब हम लोगों ने कंपेयर कर दिया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये दोनों एक कंपेयर करने पे बाद आ रहे हैं कि एफ जो है बी के है, एम जो है एल के, एम की जगह पे एल आएगा, बी की जगह पे आर हो जाएगा, के की जगह पे 1/c, एक्स की जगह पे क्यू, और वोल्टेज की जगह पे करंट। जब इन दोनों कंपेयर कर दे रहे हैं तो हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, कंक्लूजन ही हमारा निकल रहा है। चलिए अब हम लोग इन द सेम वे हम लोग बात करेंगे टॉर्क वोल्टेज एनालॉगी। पहले बात हम लोग मैंने मैकेनिकल सिस्टम वो चीज़ देख लिया था, अब वो ट्रांसलेशनल था। वो कैसा था? ट्रांसलेशनल। अभी हम लोग बात करेंगे कि रोटेशनल के बारे में। तो रोटेशनल में क्या देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास नेट कितना हमारे पास टॉर्क डेवलप होगा, तो वो डेवलप होगा इन तीनों के सम के बराबर। ठीक है, एक जो है ये मान लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं, एक ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, ये आपका हो गया डैशपॉट की वजह से, और ये हो गया आपका स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के वजह से। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के सम के बराबर हो तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल रही है, इन तीनों का वैल्यू। ठीक है, जे अल्फा बी ओमेगा के थीटा। तो जब इसको हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम से सॉरी मैकेनिकल सिस्टम से वही कंपेयर कर दिया तो हमारे पास अब क्या हाँ, मैकेनिकल सिस्टम कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो कभी भी हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम होगा उसको अगर रोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास यही रिजल्ट, मतलब कि इन चीज़ों से हम टॉर्क को टॉर्क को हम लोग वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, जे को एल से, बी को आर से, के को 1/c से, थीटा को क्यू से, ओमेगा को आई से, द सेम में। ठीक है, तो ये एनालॉजी हमारी हमेशा काम करती रहेगी, हमेशा ऑलवेज। ओके, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट वो थी कि जब फोर्स की जगह पे वोल्टेज हमारा अप्लाई होता है तब वो एनालॉजी थी। ये क्या था कि ये टॉर्क वोल्टेज थी, मीन्स अगर टॉर्क की जगह पे जब हम लोग वोल्टेज ला रहे हैं तब ये आ रहा था। ठीक, हमें यहाँ समझ गए, टॉर्क वोल्टेज हो गया, ये हो गया फोर्स वोल्टेज। जब हम लोग फोर्स की जगह पे वोल्टेज रखेंगे तब ये मॉडल, मतलब कि तब यहाँ पे हर एक चीज़ें ऐसे रिप्लेस होंगी। जब हम लोग टॉर्क को वोल्टेज से रिप्लेस कर रहे हैं तब ये चीज़ें रिप्लेस करेंगी आपस में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें जब हम फोर्स को करंट से रिप्लेस करना चाहेंगे तो आखिर होगा क्या। तो देखिए करंट को पाने के लिए हम लोग देखें ना, एक हमारे पास आर एल सी का रिप्रेजेंट करने के लिए अगर करंट हमारे पास ऐसे है तो क्या होगा, इनको हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देंगे आपस में। तो करंट क्या होती है, इन सब ब्रांचेस में जाने वाली करंट का सम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट। तो देखिए आई बराबर बी अपॉन आर, ये हो गया इंटीग्रल बी डी टी अपॉन एल, ये होगा सी डी बी अपॉन डी टी। इन द सेम में जैसे देखिए इसके लिए क्या अप्लाई होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, इसके लिए क्या अप्लाई होता है, वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वहाँ से हम लोग आई पा लेंगे, और इसके लिए वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि इनके सबके क्रॉस वोल्टेज या फिर करंट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख सकते हैं कि करंट की इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या होता है कि v इज इक्वल टू हम लोग क्या किया, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, साई है। तो साई को हम लोग क्या कहते हैं कि ये फ्लक्स है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो अगर ये हमने फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये भी हमारा क्या करेगा, उससे एनालॉजी में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डी टू फाइव में डबल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबको फिर से इस इक्वेशन 6 को हमारी इक्वेशन 1 से कंपेयर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, फोर्स की करंट एनालॉजी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आप लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है कि हम लोग करंट की इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा v था उसको डी साई अपॉन टी टी कर देंगे तो ये करंट एनालॉजी दे देगा, फोर्स करंट एनालॉजी। इन द सेम टॉर्क करंट एनालॉजी पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि जो हमारी टॉर्क की इक्वेशन थी वहाँ पे उसको हमने टॉर्क वाली इक्वेशन से कन्वर्ट यहाँ पे जो है कर दिया। तो टाउ इज इक्वल टू जैसे होता है जे डी टू अल्फा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, और ये होता है आपका बी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आपका होता है के थीटा। तो के हो जाएगा 1 अपॉन एल से, आपका ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन बी से, ये आपका हो जाएगा जे से, और ये हो जाएगा आपका टाउ से।
चलिए, ये एनालॉजी आपकी वर्क की है, ठीक है? तो ये रही आपकी मैकेनिकल मॉडल ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स में मैकेनिकल मॉडल ऑफ मैथमेटिकल सिस्टम्स में आपके तीनों मॉडल्स हो गए, जिसमें पहला था हमारा ट्रांसफर मॉडल, उसके बाद आ गया है आपका स्टेट स्पेस मॉडल, और तीसरा था डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। चलिए, मतलब कि ऑर्डर में सही थे, तीनों थे हमारे पास, तो तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है टाइम एनालिसिस पढ़ें, ऑफ टाइम एनालिसिस ऑफ सिस्टम, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो आगे हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। ये रहा आपका मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है? आगे आप लोग देखिए, आगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इन द कंट्रोल सिस्टम। ओके, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स।